तो चलिए फटाक से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेबुलर थ्योरी के बारे में, मीन्स की नेबुलर परिकल्पना। आपको मैं बता दूं, नेबुला मीन्स होता है निहारिका। क्या होता है? नेबुला होता है इसका इंग्लिश, ओरिजिनल जो इंग्लिश होता है नेबुला होता है। और नेबुला से ही क्या बना हुआ है हमारे पास? नेबुलर, मतलब नेबुलर क्या बना हुआ है? नेबुलर। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, इस वर्ष भी पूछा था क्लास 11th में और 12th में भी पूछ दिया था। मतलब निहारिका से संबंधित प्रश्न 11th 12th जियोलॉजी दोनों में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत नेबुला वर्ड हम लोग यूज़ करते ही क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ उसको भी हम लोग निहारिका से बोल सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड आ जाता है आपका बिग बैंग। क्या आता है? बिग बैंग। ठीक है, बिग मतलब होता है बड़ा, आप सभी लोग जानते हैं, और बैंग मतलब होता है विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट। तो बड़े बड़े विस्फोट पहले हुआ करते थे जब इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था। कब? 13.7 अरब साल पहले। ठीक है, इसको हम लोग अब 13.9 बोल सकते हैं, 13.9। ठीक है, 13.9 अरब साल पहले की बात है कि जब इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, तब उस समय बिग बैंग होते थे, बड़े बड़े विस्फोट होते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती थी, सब आपस में टकराते टकराते तारों में बट जाते थे। और जो स्टेट था, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हम लोग बोलते हैं ना, तो सब था गैसीय माध्यम में। सब क्या था? गैसीय माध्यम में। पहले कोई सॉलिड नहीं हुआ करता था, कोई लिक्विड नहीं हुआ करता था। एक परिकल्पना है, परिकल्पना समझते हैं? कल्पना करना। ठीक है, जैसे कल्पना करते हैं ना कि इस दुनिया में सर्वप्रथम किसने आया था, केवल कल्पनात्मक चीज़ है। ठीक है, जिस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करके उससे संबंधित, जैसे पृथ्वी का जो परत है गोला सा, नीचे के बारे में हम लोग केवल कल्पना ही करते हैं ना कि नीचे में क्या होगा धरती के अंदर में, अब कोई खोद कर थोड़ा ना देखा है। तो इसी प्रकार से कल्पना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग पृथ्वी का निर्माण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का निर्माण, कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण किस चीज़ से हुआ। तो एक लाइन में हम लोग आंसर लिख देते हैं निहारिका। अब क्वेश्चन पूछता है कि निहारिका का इंग्लिश तो नेबुला होता है, तो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में पूछ देता है व्हाट इज नेबुला, एंड पूछ देगा निहारिका क्या है, निहारिका किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आपको बताते हैं नेबुलर परिकल्पना को बढ़िया से डिटेल में। आज की इस वीडियो में केवल हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए नेबुला ब्रह्मांड का निर्माण से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पृथ्वी के निर्माण तक आ जाएंगे। मतलब ब्रह्मांड समझ रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद पृथ्वी पे आते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का जो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो ध्यान से समझिएगा और चीज़ों को कैप्चर करते चलिएगा। देखिए, सर्वप्रथम हमारा नंबर आ जाता है ब्रह्मांड का। किसका? ब्रह्मांड को हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का जब निर्माण हुआ तो निर्माण हुआ बिग बैंग के कारण। किसके चलते? बिग बैंग। बैंक मतलब दीजिएगा बिग बैंग, बैंग मतलब विस्फोट होता है, तो इसको बड़ा विस्फोट, बड़े बड़े विस्फोट, सब चीज़ें जो थे गैसेज माध्यम में थे, गैसेज स्टेट में थे, गैस स्टेट में थे सारी चीज़ें, दुनिया की सभी चीज़ें। ठीक है, उस वर्ष से पृथ्वी नाम मात्र की, अरे पृथ्वी का जन्म भी तो नहीं हुआ था, सन का भी जन्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो चीज़ें थे। अब ब्रह्मांड के निर्माण में उल्का पिंड से लेकर बड़े बड़े तारों तक उनका भी परिवार था। खैर, तो बताया जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ ना, तो जैसे जहाँ से मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा पिंड टकराया आपस में, दोनों मिलन कर गया, दोनों क्या हो गया? टकरा गया ज़बरदस्त, तो भयानक बनता था। अब मान लीजिए कि ये कुछ दूर दूर से अगर गैसीय माध्यम में ही टकराना है ना, अलग अलग, तो कोई ठोस तो नहीं है कि डायरेक्ट टकरा जाएगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं बोलने की प्रयास क्या कर रहा हूँ। एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, दोनों गैसीय माध्यम में रिएक्शन भी करेंगे, आपस में टकराएंगे भी। तो भाई वो टकराने के बाद, मान लीजिए कि टकराने के बाद ये तो दूर दूर जीवे करेंगे, टकराने के बाद ये दूर हटेंगे ना, ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, तो आपस में टकराएंगे, फूटेंगे ज़बरदस्त, लेकिन हो जाएंगे अलग। तो ये टुकड़े टुकड़े होकर इतना बड़ा ये नहीं रह जाएगा, इसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। केक क्या बन जाएगा? ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े, गोल गोल गोल, टुकड़े टुकड़े, और ये भी बेटा गोल नहीं रहेंगे, टुकड़े 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 हो जाएंगे। अब बताइए, ये जो टुकड़ा था, ये टुकड़ा कुछ ऐसे वैसे टुकड़ा नहीं, गैस था। जब टकराया तो ब्लास्ट हुआ ना, जब टकराया तो क्या हो गया? ब्लास्ट। ब्लास्ट हुआ तो आग फेंक दिया उससे। क्या फेंक दिया? आग। तो आग मतलब आप क्या समझे कि परिकल्पनात्मक चीज़ है। चैप्टर का नाम ही है नेबुलर परिकल्पना। तो परिकल्पनात्मक कि जब टकराया, बिग बैंग हुआ, तो भाई बिग बैंग होने के बाद वे एक तारा का रूप ले लिए। तो हम लोग आज के समय में पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्टार, तारा क्या है, तो बोलते हैं कि वह पिंड, वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है। पता है ऊष्मा कहाँ से आया? यही बिग बैंग के चलते कि जब गैसीय मीडियम में जब आपस में टकराया तो आग निकल गया, मतलब ब्लास्ट। तो वही
पिंड बन गए, छोटे छोटे पिंड। इसको हम और सुंदर सुंदर बनाते हैं। छोटे छोटे ये क्या बन गए? पिंड बन गए, पिंड बन गए, पिंड बन गए। ये सब क्या है? तारे हैं। ये सब स्टार्स हैं। क्या हैं? स्टार्स हैं। अब इन्हें नाम दे दिया गया कि ये जो टकराए तो ये तो भाई ग्रुप बन गएगा ना, तो ये ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं आकाशगंगा। के क्या बोलते हैं जी? आकाशगंगा बोल देते हैं, आकाशगंगा। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो गया। तो वैसे ही करके इस दुनिया में जितने भी आकाशगंगाएं हैं तो पूरे आकाशगंगाओं की संख्या है 100 अरब के लगभग। कितना है? 100 अरब के लगभग आकाशगंगा है। एवरेज मान लिया गया है, किसी ने ऐसा सर्च नहीं किया है, लेकिन एक अनुमान लगा दिया गया है। ठीक है, 100 अरब पूरे आकाश में क्या है? आकाशगंगाएं हैं। इनको गैलेक्सी मिल्की वे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और हर एक आकाशगंगा में ध्यान दीजिएगा, 100 अरब आकाशगंगाओं में 100 अरब के लगभग तारे हैं। हर एक आकाशगंगाओं में 100 अरब के लगभग तारे हैं। समझ में आया? पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर एक, लगभग की बात कर रहे हैं, और हर एक आकाशगंगाएं में 100 अरब तारे हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, असंख्य, बिकॉज ये हम लोग एवरेज लेकर चल रहे हैं वैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गई। अब हम लोग तारा का तो निर्माण कर लिए। ठीक है, अनुमानित तरीके से तारों के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। अब इसी में ना एक वैज्ञानिक थे, टपक जा रहे हैं हमारे, कौन? एडविन हबल। उनका नाम क्या है भाई साहब? एडविन हबल। इसीलिए मैंने बोला था क्लास 11th का ना ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए, आप लोग काम करेगा। क्लास 11th के ज्योग्राफी में है ये सब चीज़। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइंस भी पढ़ा कीजिए, आर्ट्स भी पढ़ा कीजिए। हम दोनों पढ़ते हैं, इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट दे दिया करते हैं। ठीक है, तो एडविन हबल जो थे, ये भैया का हमको क्या बता दिए कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो पता चला ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है कि ये जो जितने भी बने, मतलब कि तारों की संख्या बने, तो तारों का कोई कोई साइज जो है सिकुड़ भी रहा है, कुछ कुछ तारों का आज भी निर्माण हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में आज भी ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, कुछ कुछ चीज़ें टकरा जाती है। तो टकराने के बाद बहुत सारी चीज़ें का निर्माण फिर भी हो जा रहा है। तो बताया जाता है कि ब्रह्मांड का साइज तो अनगिनत है, क्षेत्रफल तो अनगिनत है, लेकिन इसका साइज और भी बढ़ रहा है, और भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप अगर नेबुलर परिकल्पना के बारे में बढ़िया थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर अगर पूछिएगा ना, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ बता सकता है, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है ना, चाहे कोई भी धार्मिक, कोई भी रिलीजन बुक नहीं बता सकता, ना ही साइंस भी इसको प्रूव कर सकता है। साइंस केवल और केवल अनुमान लगा सकता है, केवल और केवल परिकल्पनाओं के द्वारा बता सकता है कि इस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। और ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ NCERT आपका बुक बोल रहा है। आप क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ के देखो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पुस्तक है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पहले बैठाना जरूरी है, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में लास्ट में ही हम उत्तर इसका बराबर बोल देंगे, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। एडविन हबल क्या बोले कि विस्तार हो रहा है किसका? ब्रह्मांड का। क्वेश्चन पूछ देगा किसने कहा, यह कथन किसका है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? एडविन हबल। किसने? एडविन हबल ने कहा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? ये नया नोहर मार्कर है, इसको देखते हैं चलता है कि नहीं। शायद आप लोग बताइए चल रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो चल रहा है, थोड़ा नया है ना इसलिए पतला पतला चल रहा है। चलिए, अभी तक हम लोग तारों के निर्माण के बारे में पढ़ लिए। अब तारों के निर्माण में पढ़ने के बाद हमको सभी तारों के बारे में नहीं पढ़ना, ओनली हमको सूर्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सूर्य के बारे में। सूर्य के इंग्लिश में सन कहते हैं। सूर्य के बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि सभी को पता है सन 6000 डिग्री गर्म है। ठीक है ना। हमारे पास जो सूर्य है, सूर्य का एक मंडल है। क्या है? सूर्य का एक मंडल है। उस मंडल को हम लोग परिवार बोल देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सौर परिवार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सौर परिवार। इसे हम लोग इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। तो जो पार्ट 1 वीडियो हम जियोलॉजी रिवीजन का बनाए थे, उसी में कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच पैदा हुआ है। इसमें कमेंट आया था मिस्टर शिवा की तरफ से कि सर नेबुलर परिकल्पना के बारे में बताइए। देखिए, हुआ ये था कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा सूर्य है। क्या है ये? सूर्य है। अब ऐसे ही हुआ था कि जब बताया ना भाई कि यूनिवर्स में पूरी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती है अभी भी, लेकिन हाँ जहाँ पे सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक है ना तो वहाँ पे करती है। बट पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो ब्रह्मांड के आखिरी जो छोर होगा उस साइड में तो ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से काम नहीं की होगी। तो वहाँ पर आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये बात किसने कहा? तो एडविन हबल ने कहा। मैंने नहीं कहा भाई, मैंने पढ़ा रहा है केवल, मैं केवल बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से सूर्य, जब हमारे पास 8 ग्रह हैं आज के समय में, 8 में से कोई ग्रह नहीं था, सूर्य का निर्माण ही हुआ था। तो निर्माण के समय इसका गर्म था,
हालांकि स्टार्स भी होता है ना, इनका भी गर्मी होता है, आपको पता होगा। 6000 डिग्री सबसे मिनिमम गर्मी होता है, 6500 डिग्री इसका थोड़ा मध्यवर्ती है, 7000 डिग्री हाईएस्ट आज तक पता चल पाया है कि तारों का गर्मी होता है। जब 6000 डिग्री होता है तो ये थोड़े थोड़े लाल दिखते हैं, और जब 6500 हो जाता है तो ये हमको सफ़ेद दिखने लगते हैं, ठीक है, गर्मी में। और 7000 हो जाता है तो ये हमको ब्लू दिखने लगते हैं, मीन्स नीला दिखने लगते हैं। ये तारों की गर्मी है भाई साहब, आगे समझ में। तो हमारा सूर्य लाल टाइप के दिखता है यहाँ से देखने पे, तो हम लोग ऐसे नहीं, लगभग 6000 बोलते हैं। कितना बोलते हैं सूर्य का गर्मी? लगभग 6000, क्योंकि हमारा सूर्य लाल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सफ़ेद भी दिखता है। डाउट समझिएगा, लाल के साथ साथ सफ़ेद। अभी नीला नहीं हुआ है, नीला हो जाएगा तब सूर्य का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि सबसे खत्म हो जाएगा और बाकी की ग्रहें जल जाएगी। केवल एक परिकल्पना है, सभी जगहों पर ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिएगा, इसीलिए कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई क्या होगा इस पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि तारों का टेम्परेचर दिन पर दिन घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। जो सूर्य है उसके पास अपना इतना ज़बरदस्त बिग बैंग हुआ, इतना ज़बरदस्त टकराया दूसरे गैसों से कि वो आज तक जल रहा है। उसके पास आज भी इतना टेम्परेचर है, तो एक दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो तारों का होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एवरेज जो सेकेंडरी में होता है वो होता है 5,500 साढ़े 6000, उसके बाद 7000। सफ़ेद नीला। तो अभी आप अंदाज़ा लगाइए, सूर्य पहले लाल था। सुबह में देखिए ना, सुबह में हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का किरण के कारण, बट थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि जब सुबह में टेम्परेचर कम होता है हमको लाल दिखता है, सूर्यास्त के समय भी दिखता है, लेकिन भाई 12 बजता है, सर पे सूरज आ जाता है तो कैसा लगता है? थोड़ा सा सफ़ेद टाइप के लगने लगता है, ठीक है। जैसे 10 रुपये वाला हिंदुस्तान बजाज बल्ब कैसे होता है, सेम वैसे आपका जलने लगता है। आगे समझ में। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद परिकल्पना हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बाकी ग्रहों की निर्माण हुई। ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत कामगर है, आप इसे याद रखो। पेट यहाँ पे क्या है? सूर्य है, आप तो दिख ही रहा होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है थोड़ा कैमरा भी। ये सूर्य है भाई साहब, जल रहा है, ठीक है। अब इसी के सामने से बहुत बड़ा सा वस्तु नीचे की ओर गिर रहा था, सूर्य से सटा हुआ। अब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, पता है ना, 6000 के लगभग। तो इसके सामने से गिरा और ये टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि ये भी एक गैसीय माध्यम में था। किस स्टेट में था? गैसीय स्टेट में था। तो गैसीय स्टेट में था, गैसीय माध्यम में था, गैसीय अवस्था में था। तो भैया ये टेम्परेचर की वजह से, सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, एक मौसा बुलाया था यहाँ पे ना, और गया बेचारा फूट गया। यहाँ भी भाई साहब बिग बैंग हुआ, मतलब टकराया नहीं, आपस में नहीं टकराया, लेकिन इसके टेम्परेचर ने इस गैसीय स्टेट के बड़े से वस्तु को फाड़ डाला। फाड़ने के बाद ये टुकड़े टुकड़े हो गए। कि क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े। तो एक बुध बन गया, एक शुक्र बन गया, इधर पृथ्वी बन गया, बड़े बड़े मंगल भी बन गया। सब गैसेस का निर्माण हो गया, सभी ग्रहों का निर्माण हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे उल्कापिंड बन गए। और जैसे ही ये थप्पड़ मारा, आगे समझ में, जैसे ही लाइक देखिए, बुध का निर्माण हुआ, शुक्र का निर्माण हुआ, ठीक है, मंगल का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, 3 नंबर पे तो पृथ्वी है। इसके बाद यहाँ पे पृथ्वी बन गया, और ये तो छोटा था, हालांकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ग्रह बन गए। और पता है क्या हो गया कि जैसे थप्पड़ नहीं मारते हैं किसी को तो घूमने लगता है, सेम वही हाल हो गया कि सूर्य का टेम्परेचर ने थप्पड़ मारा था इस बड़े से वस्तु को। तो सभी सूर्य के भाई साहब चक्कर लगाने लगे, सभी इसके चक्कर लगाने लगे। आगे समझ में। तो पता चला थ्योरी कहाँ से आया। लेकिन वेट, हमको पढ़ना था निहारिका। क्या पढ़ना है? निहारिका। तो जो बुध था, बुध आपका आज भी पूरी तरीके से ठोस अवस्था में नहीं है। आगे समझ में। बुध जो ग्रह है ना ये, और मंगल, निहारिका हम कब बोलेंगे? निहारिका की संरचना एक बादल जैसी होती है। कैसी होती है? बादल जैसी। जैसे पानी का बूंद वाष्पित होकर ऊपर जाकर संघनन की प्रक्रिया करके बादल बनाती है, वैसे ही यहाँ से जब टकराई चीज़ें तो बादल की निर्माण करने लगी आपस में जम कर। तो उसी चीज़ को हम लोग निहारिका बोलते हैं, ठीक है। तो निहारिका की वजह से बादल में क्या रखा होगा? तो जैसे मंगल ग्रह आपको पता होगा, उस पर धूल कण बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी टुकड़ा हुआ यहाँ से, तो जो धूल कण वाले एरिया वाले चीज़ें होंगे तो वो सब कहाँ हो गए? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिर बंध गए। तो वो बन गया आपका मंगल एक ग्रह। क्या बन गया? ग्रह। तो इस प्रकार की चीज़ें बादल के रूप में बन गई। तो वो बादल को हम लोग क्या बोलते थे? एक निहारिका बोल देते हैं। बादल ना बोल करके हम लोग नाम दे देते हैं उसका निहारिका। अब बात आती है पृथ्वी की, बिकॉज हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी के बारे में बात करना है, ठीक है। देखिए पृथ्वी में हुआ क्या। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो स्टार्टिंग फेज था, तो
आपका अब हम पृथ्वी का एक फिगर बनाते हैं। ये पृथ्वी है, नीचे क्रोड है, ऊपर मेंटल है और क्रस्ट है। अब मैं आपको निहारिका का जो नेबुलर थ्योरी था, अभी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, परिभाषा लास्ट में हम आपको बोलने वाले हैं, ठीक है। देखिए, निहारिका के रूप में हम बादल को कर दिए। अब भाई साहब पृथ्वी का आपको पता था कि सूर्य के पास कौन कौन सा गैस था? सूर्य के पास हाइड्रोजन था और प्लस में हीलियम था। सूर्य द्वितीय गैस से बना हुआ है आज भी, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, साथ साथ नियोन है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। तो भाई अगर यहाँ से बड़ा सा वस्तु गया और इसको तोड़ दिया तो पहले के समय में जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हुआ करती थी सबके पास कोई गैसेज नहीं था, ओनली हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन ही था। इसीलिए कभी भी आवर्त सारणी के नंबर 1 में लिखता है हाइड्रोजन को। आगे समझ में? तो दुनिया में कौन सा गैस आया? हाइड्रोजन। दुनिया में कौन सा गैस आया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। तो ट्रिक समझो यार, हाइड्रोजन था पहले पूरी संसार में, सभी वस्तुएं गैसीय स्टेट में थी। हम अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि कोई ठोस अवस्था में आया है, सब गैसीय माध्यम में अभी भी है, ठीक है। लेकिन फोड़ा तो फिर लंबे समय के बाद उसका संलयन हुआ, संलयन बायोलॉजी वाला नहीं, कुछ अलग, चेंज इन फॉर्म, रूपांतरित हुआ, रूपांतरण हुआ उनका अलग अलग रूपों में। तो पहले हाइड्रोजन हीलियम हुआ करता था। तो जो ये गैस जो बड़ा वाला जो था ना, जो फूटा था, ये भी था भाई हाइड्रोजन हीलियम का, हाइड्रोजन का। तो वैसे ही पृथ्वी का जो नीचे वाला जो परत था ना, नीफ है, इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम था। तो हम बोले थे ना कि पृथ्वी के नीचे ठोस अवस्था में भी मिलेगा, द्रव अवस्था में भी आपको सब चीज़ मिल जाएगा, कुछ कुछ गैसीय अवस्था में भी। तो हीलियम बना, पहले ऊपर वाला ही भागवा नहीं बनल था। आगे समझ में? ये हम लोग आज नक्शे में बना देते हैं, लेकिन ये ऊपर का नहीं बना था, केवल ये बना। ये बनाना तो ये बहुत कठोर हो गया। और भाई सूर्य का टेम्परेचर जितना था तो वो उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़े ना कि झटका लगा कि सूर्य का टेम्परेचर खत्म हो गया। टेम्परेचर अगर 3 नंबर पृथ्वी यहाँ पे है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर वही इतने पड़ रहा है। अभी टेम्परेचर जो है रिएक्शन कर रहा है, सूर्य का जो टेम्परेचर था हाइड्रोजन हीलियम, ये रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर भी हाइड्रोजन हीलियम से, रिएक्शन कर करके मेंटल जैसे लिक्विड चीज़ बना दिया। जैसे अगर कोई गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऊपर से ढकने वाला तो कोई है नहीं उस समय, वहाँ पे यहाँ पर वायुमंडल भी नहीं बना था, तो वायुमंडल नहीं बना, लेकिन रिएक्शन अगर करेगा, जैसे सूर्य के पास हाइड्रोजन प्लस हीलियम था ही, प्लस में ये रिएक्शन कर रहा है पृथ्वी वाला हाइड्रोजन प्लस हीलियम से, तो कुछ बने या ना बने लेकिन थोड़ा सा तो गैस तो जरूर बनता होगा। जैसे कोई चीज़ हम लोग जला रहे हैं, कोई रिएक्शन कराते हैं, थोड़ा सा धुआं जरूर फेंकता है। तो वैसे होगा, हम क्या बोल रहे हैं, फेंका नहीं था, फेंका होगा। तो वैसे ही धुआं निकला, तो धुआं निकलने के बाद इस वाले परत का निर्माण हुआ होगा, और गैस का जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पे थोड़ा सा तो लिक्विड का निर्माण होता ही है भाई साहब। जैसे आप पनिया के गर्म कैसे करते हैं, पनिया गर्म करते हैं, गैस बाहर जाता है, ऊपर से तस्तरी से ढक देते हैं, तो ढकने के दौरान तस्तरिया पर पानी लग जाता है, तो पता चला जहाँ पे गैस जाता है वहाँ पे पानी जाता ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लिक्विड का निर्माण हुआ, तो वो लिक्विड वाला चीज़ आ गया मेंटल में। कहाँ पे आ गया? मेंटल में। अब मेंटल में लिक्विड कैसे बनेगा? बिकॉज सारी चीज़ें गर्म थी, तो ये लिक्विड जो था मैग्मा का रूप लिया। किस चीज़ का रूप लिया? मैग्मा का। जो वही मैग्मा था, ये वही मैग्मा है जो रिएक्शन कर करके आग्नेय चट्टान को बनाया था। अब यहाँ पे मैग्मा का बन गया निर्माण, ये मेंटल था, यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हो गया। मैग्मा का निर्माण अभी भी हुआ है, ऊपर वाला परत अभी भी नहीं बना है, केवल ये वाला परत बन गया और ये वाला परत बन गया, ठीक है। अब सूर्य का टेम्परेचर 6000 पड़िए रहा है, इस पर पड़िए रहा है। पड़ने के बाद ये मैग्मा या तो ठंडा होगा या विस्फोट करेगा, पहाड़ों का निर्माण करेगा, स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा। धरती का निर्माण नहीं हुआ है, अभी केवल उथल पुथल चल रहा है, कोई पर्यावरण आज तक नहीं बना है, अब अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं हो रही है रिएक्शन। इसके बाद हुआ क्रस्ट का निर्माण। क्रस्ट मतलब परपट्टी, जो कि अत्यंत ठोस है। क्रस्ट के निर्माण होने के बाद नीचे से भी सारी चीज़ें होती रही। अब नीचे तो रिएक्शन ही ना होगा, केवल ऊपरे रिएक्शन होते होते तक पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गैसेज आ गई। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान बोलते हैं। जितने भी स्टार्टिंग से हम लोग नाम बोलते हैं, ये एक्चुअल में वही गैसेज हैं आवर्त सारणी में, फिर पीरियोडिक टेबल में, जो पृथ्वी पर जैसे जैसे उनका सर्च हुआ, जैसे जैसे उनका निर्माण हुआ। क्या बोले? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ों का निर्माण होता है। आगे समझ में? अब जो है पृथ्वी का निर्माण पक्का हो गया। अब आप परिभाषा लिखो, कॉपी खोलो और लिखो। नेबुलर परिकल्पना क्या है? नेबुलर परिकल्पना क्या है? तो लिखिए, वह परिकल्पना जिसके अंतर्गत हम इस ब्रह्मांड के निर्माण एवं इस सौरमंडल के निर्माण के साथ साथ
पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन करते हैं उसे नेबुलर परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिख दीजिएगा निहारिका, कोष्ठ में नेबुला लिखकर डैश दीजिएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, और लिखिएगा कि नेबुला या निहारिका एक बादल जैसी संरचना है जो अन्य गैसों से, अन्य प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों से या अन्य प्रकार की वस्तुओं से जिसकी संरचना एक ही जैसी है वे सारी मिलकर एक बादल जैसी संरचना बनाए, उन्हीं को ग्रह कहा गया। और आपको अब स्टॉप कीजिए। अब इसी प्रकार से जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे एटमॉस्फेयर बनना, लिथोस्फीयर बनना, लिथोस्फीयर समझ रहे हैं, स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर हवा, तो इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण हुआ। फिर आने वाले समय में जीव जंतु हुए, पेड़ पौधे हुए, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने राइटिंग से, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला तो हम बता दिए, अब इसके बाद आप अपना सेंस लगाइए और टोटल चीज़ों को आगे बढ़ाइए, किस प्रकार से चीज़ों का निर्माण हुआ ऐसे, ठीक है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें तो मैं बता दिए। आई होप दैट आपको नेबुलर परिकल्पना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत फास्ट पढ़ाए थे और थोड़ा हड़बड़ी भी था। और आई होप दैट किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। अगर बचा भी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसमें भी जो डाउट होगा। हालांकि हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। हालांकि मेरा पूरा ज्योग्राफी इधर कंप्लीट है, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी को इतना डीपली पढ़ा दिए। आगे समझ में, कोई भी टीचर चाहे कितनी भी बड़े से बड़े ये कोई क्यों ना हो, हालांकि यहाँ पे साइंटिस्ट भी पूरी पता नहीं कर पाए पूरे ब्रह्मांड में तारे कितने हैं, पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी हैं। हाँ, बस नेबुलर परिकल्पना है भाई, वो केवल परिकल्पना है, केवल हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। कहीं पे गूगल, यूट्यूब, कहीं पे आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पे आपको क्लियर चीज़ें नहीं मिलेगी। जितना हम बताए इसी से संबंधित किसी का तर्क अलग है, किसी का तर्क अलग है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी न्यू लेक्चरर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।